29 पुस्तकालय विज्ञान के 5 सिद्धांत प्रथम बार कब प्रकाशित हुए? 5 प्रिंसिपल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस फर्स्ट पब्लिश्ड। आप लोग बताइए, सबको पता है, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सिद्धांत या 5 सूत्र हम कहें तो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र नाम से सारे बच्चे जवाब दे पाएंगे कि सबसे पहले प्रकाशित कब हुए। यहाँ शब्द दिया है प्रकाशित, अब यहाँ प्रतिपादित शब्द नहीं है, ठीक है ना, प्रतिपादन नहीं है, यहाँ पूछा है प्रकाशित कब हुए। तो पुस्तक के रूप में उनका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1931 में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। वर्ष 1928 भी कुछ बच्चों ने टिक किया होगा, लेकिन वर्ष 1928 में रंगनाथन ने 5 सूत्रों का प्रतिपादन किया था, ठीक है। लेकिन पुस्तक के रूप में जब प्रकाशन हुआ वो वर्ष 1931 में हुआ था। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। इसी पुस्तक की, यानी ये जो पुस्तकालय विज्ञान के पंचसूत्र के नाम से जो पुस्तक प्रकाशित की गई थी, इसकी प्रस्तावना पी.एस. शिवास्वामी अय्यर के द्वारा लिखी गई थी। देखिए यहाँ पूछा जा सकता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आया भी है पेपर में, प्रस्तावना और भूमिका, इनसे रिलेटेड किसकी प्रस्तावना और भूमिका की बात कर रहे हैं हम? पुस्तकालय विज्ञान के पंचसूत्र नाम की जो पुस्तक है उसकी प्रस्तावना किसने लिखी और उसकी भूमिका किसने लिखी, इन दोनों पे हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ एक नाम देते हैं पी.एस. शिवास्वामी अय्यर, शिवास्वामी अय्यर नाम से, समझ रहे? पी.एस. शिवास्वामी अय्यर ने इसी पुस्तक की प्रस्तावना लिखी थी, ठीक है। और इस पुस्तक की भूमिका को W.C.B. शेयर्स द्वारा लिखा गया था। W.C.B. शेयर्स द्वारा इस पुस्तक की भूमिका को लिखा गया था, समझ गए ना? तो ये जो है पुस्तक, यहाँ इस पुस्तक से रिलेटेड ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम पेपर्स में पूछे गए हैं, चाहे भले वो एनबीएस में हो चाहे केबीएस में पूछा गया हो, लेकिन पूछा जरूर गया था। मुझे ध्यान है कि पुस्तकालय विज्ञान के पंचसूत्र नामक पुस्तक की भूमिका किसने लिखी थी। तो इन दोनों को आपने याद रखना है, और भूमिका से भी याद रखना है कि W.C.B. शेयर्स, भूमिका W.C.B. शेयर्स ने लिखी, और प्रस्तावना से पी को याद रखना है, पी.एस. शिवास्वामी अय्यर ने लिखी थी। इन दोनों नाम में कंफ्यूज नहीं रहना है, ठीक है। इसी पुस्तक को पहली बार मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी MLA द्वारा प्रकाशित किया गया था, ठीक है। वर्ष 1931 में MLA द्वारा, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक से रिलेटेड जितनी जानकारी मैं दे सकती थी मैंने आपको दी। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 30, सूचना की वृद्धि प्रबंधन की सीमा, ब्रैकेट में दिया है काबू से बाहर हो जाए उसे क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? गहराई से सोचो और पढ़ो कि सूचना की वृद्धि प्रबंधन की सीमा से बाहर हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है। यानी सूचना की वृद्धि इस लेवल तक पहुंच जाए कि वहां मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है। यहाँ आंसर जो होगा वो सूचना विस्फोट होगा, यानी इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन होगा। क्यों? क्योंकि सूचना विस्फोट जो है वो एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ प्रकाशित सूचना या डेटा की मात्रा में या फिर इनके उत्पादों में तेजी से वृद्धि होना, और इतनी वृद्धि का लेवल, इतने लेवल तक पहुंचना कि वहां मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, उसे हम सूचना विस्फोट की श्रेणी में रखते हैं। यानी वहां हम उसे कहते हैं कि सूचना विस्फोट हुआ है, ठीक है। तो सूचना की
वृद्धि उस प्रबंधन की सीमा से बाहर अगर हो गई, यानी जहां पे प्रबंधन करना मुश्किल हो रहा है, मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, उसे हम कहते हैं कि सूचना विस्फोट। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े, यहां तक सबको समझ में आया? अब हम आगे देखें क्वेश्चन नंबर 31। इफ्ला की स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ था? ठीक है, इफ्ला की स्थापना के समय यानी जब इफ्ला की स्थापना की गई थी तो इसका मुख्यालय कौन सी जगह स्थापित किया गया था, ये पूछा है यहाँ। आप लोग बताएं। मेरे ख्याल से मेरे से सभी विद्यार्थी जितने जुड़े हैं वो आंसर दे रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी, लेकिन बोर्ड के द्वारा इसको भी डिलीट कर दिया। समझ रहे? इस क्वेश्चन को भी बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया था, और डिलीट करने के पीछे का जो रीजन था वो भी मैं आपको बताऊंगी। कि देखिए यहाँ इफ्ला की जब स्थापना हुई थी, इफ्ला की स्थापना कब हुई थी? मैंने अभी 2-3 क्वेश्चन पहले आपको बताया था कि इफ्ला की स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी, यानी 30 सितंबर 1927 को इफ्ला की स्थापना स्कॉटलैंड के द हेग में हुई थी। स्कॉटलैंड के हेग में की गई थी, लेकिन इसका मुख्यालय जो था, इसका मुख्यालय नीदरलैंड के राष्ट्रीय पुस्तकालय में स्थापित किया गया था। समझ गए? यानी यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है वो इफ्ला की स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ था ये पूछा है। यानी जब 30 सितंबर 1927 को इफ्ला की स्थापना की गई थी तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? उस समय तो इसका मुख्यालय इस नीदरलैंड के राष्ट्रीय पुस्तकालय में स्थापित किया गया था। ठीक है, यहाँ तो नीदरलैंड का राष्ट्रीय पुस्तकालय दिया ही नहीं है, इसीलिए यहाँ इस क्वेश्चन को डिलीट किया था। ठीक है, हेग में तो वो उसका मुख्यालय बाद में स्थापित किया गया था। समझ रहे? यानी जब इसकी इफ्ला की स्थापना हुई थी तो इसका जो मुख्यालय था वो नीदरलैंड के राष्ट्रीय पुस्तकालय में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्था के रूप में जानी जाती है जो पुस्तकालय तथा सूचना सेवाओं के स्तर को बढ़ावा प्रदान करती है, यानी बढ़ावा देती है। समझ रहे ना मेरी बात को? यहाँ संयुक्त राष्ट्र के हितों का प्रतिनिधित्व करना इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है इफ्ला का। ठीक है, इफ्ला का पूरा नाम आप सबको पता होगा, मैंने बार बार जितने क्वेश्चन आए हैं उनमें बार बार रिपीट किया है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। देखिए इफ्ला, आप एसोसिएशन तक चुप मत रह जाना, उसके बाद इंस्टीट्यूशन शब्द को भी जोड़ा गया था। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन इसका पूरा नाम है। ठीक है, इसकी स्थापना 30 सितंबर 1927 को की गई थी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 32। यूनिसिस्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया था? Who started the यूनिसिस्ट प्रोग्राम? आप बताइए कि यूनिसिस्ट प्रोग्राम को किसके द्वारा स्थापित किया गया था, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? यूनिसिस्ट से आप कुछ समझते हैं क्या? यूनिसिस्ट यूनिसिस्ट का पूरा नाम क्या है? आप लोगों को पता है क्या? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इसका पूरा नाम होता है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका पूरा नाम है, यूनिसिस्ट का। ठीक है, वर्ष 1973 में, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, मेरी लैंग्वेज पर ध्यान देना, मैं जो बोल रही हूं उन एक एक वर्ष को आपको ध्यान रखना है। वर्ष 1973 में यूनेस्को द्वारा यूनिसिस्ट को वर्ल्ड साइंटिफिक
इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम के नाम से लॉन्च किया गया था। यानी सबसे पहले यूनेस्को ने देखिए यहाँ पे इसका आंसर तो आप पहले टिक कर लो कि यूनेस्को होगा, क्योंकि इसने यूनिसिस्ट कार्यक्रम को प्रारंभ किया था यूनेस्को ने। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से प्रारंभ किया था, किस कड़ी में प्रारंभ किया था, वो अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। 1973 में यूनेस्को ने यूनिसिस्ट को ही किस नाम से लॉन्च किया था, तो वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम के नाम से। ठीक है, जब इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो पाठकों को वैज्ञानिक तथा तकनीकी सूचना प्रदान करना था। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि यूनेस्को द्वारा यूनिसिस्ट को किस नाम से लॉन्च किया था, वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम नाम से लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य पाठकों को वैज्ञानिक और तकनीकी सूचना प्रदान करना था। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक पीजीआई नाम से एक प्रोग्राम आता है, पीजीआई। इससे आप क्या समझते हैं पीजीआई से? इसका पूरा नाम क्या है? जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, पीजीआई। इसका भी जिक्र करेंगे एक बार, देखना प्रोग्राम। ठीक है, जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम एक कार्यक्रम है। उसको कब शुरू किया गया? यूनेस्को द्वारा यूनिसिस्ट को मिलाकर पीजीआई कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। समझ गए? यहाँ यूनिसिस्ट भी एक कार्यक्रम था। मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ थोड़ा ब्रीफ में आपको समझा रही हूँ, जिसमें आपको आगे भी कोई क्वेश्चन बने तो आप कर पाए। यानी यूनेस्को के द्वारा यूनिसिस्ट कार्यक्रम को भी शुरू किया गया था और यूनेस्को के द्वारा पीजीआई कार्यक्रम को भी शुरू किया गया था। ठीक है, वर्ष 1973 में यूनिसिस्ट कार्यक्रम को शुरू किया और वर्ष 1976 में 1976 में यूनेस्को ने यूनिसिस्ट को मिलाकर पीजीआई कार्यक्रम की शुरुआत की। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पीजीआई कार्यक्रम को शुरू करने का जो उद्देश्य था वो क्या था? प्रलेखन यानी डॉक्यूमेंटेशन और पुस्तकालय और अभिलेखागार, इन सभी के विकास को एक सहयोग प्रदान किया जाए, इसीलिए इस पीजीआई कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक है ना? यानी यूनिसिस्ट का जो मुख्य उद्देश्य था वो पाठकों को वैज्ञानिक और तकनीकी सूचना प्रदान करना था, लेकिन पीजीआई का जो मुख्य उद्देश्य था वो प्रलेखन में यानी डॉक्यूमेंटेशन में या अभिलेखागार के विकास में सहयोग प्रदान करना था। समझ पा रहे हैं? सभी बच्चे समझ पा रहे हैं ना यहाँ तक? यानी यूनिसिस्ट को अगर इसका उद्देश्य पूछ ले तो आप डिफरेंशिएट कर पाए यूनिसिस्ट का उद्देश्य और पीजीआई का उद्देश्य। दोनों ही कार्यक्रम को यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था। यूनिसिस्ट को 1973 में और पीजीआई को 1976 में यूनिसिस्ट की सहायता से। ठीक है, समझ गए ना यहाँ तक? आगे बढ़े। मेरे ख्याल से यहाँ इस क्वेश्चन तक आप सभी को क्लियर हो पाया होगा और आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन नंबर 33, छात्र, अध्यापक और शोध छात्र ये किसके उपभोक्ता हैं? यहाँ ऑप्शन में जो दिए हैं वो कुछ पुस्तकालय दिए हैं, यानी पुस्तकालय के प्रकार दिए हैं कि सार्वजनिक पुस्तकालय या विद्यालय पुस्तकालय या शासकीय पुस्तकालय या फिर शैक्षणिक पुस्तकालय। ठीक है, यहाँ पूछा है कि छात्र, अध्यापक और शोध छात्र किसके उपयोक्ता हैं, किसके उपभोक्ता हैं? समझ गए? इनमें पुस्तकालय के प्रकारों में से आपको राइट आंसर टिक करना है कि कौन से हैं। जहां तक है सारे विद्यार्थी इसका आंसर दे पाएंगे। शैक्षणिक पुस्तकालय इसका राइट आंसर होगा।
पुस्तकालय की श्रेणी में विद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालय सभी आ जाते हैं शैक्षणिक पुस्तकालय के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ जो पूछा है वो छात्र पूछा है, यानी विद्यालय पुस्तकालय, अध्यापक और शोध छात्र, यानी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, महाविद्यालय, कॉलेज से रिलेटेड भी अगर स्टूडेंट की हम चर्चा करें तो वो कौन से पुस्तकालय के अंतर्गत आते हैं? शैक्षणिक पुस्तकालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि पुस्तकालयों के कुछ प्रकार हैं, जैसे राष्ट्रीय पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय और शैक्षणिक पुस्तकालय, है ना। पुस्तकालयों को कुछ प्रकार में बांटा गया था, जिनमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय और शैक्षणिक पुस्तकालय की श्रेणी में उनको बांटा गया। ठीक है, यहाँ शैक्षणिक पुस्तकालय में जो नाम लिया जाता है वो विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को लिया जाता है। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं छात्र, अध्यापक और शोध छात्र की, तो उनको शैक्षणिक पुस्तकालय की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है ना, समझ गए? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 34। एक विशिष्ट विषय अथवा विषय शीर्षक पर पाठक को प्रासंगिक प्रलेख उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताएंगे आप? बता पाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 34 में क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स टू द रीडर ऑन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट और टॉपिक इज कॉल्ड, इनमें से कौन सी सेवा है? SDI है, यानी सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, या CAS करंट अवेयरनेस सर्विस, या सारकरण सेवा यानी एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, या फिर अनुक्रमणीकरण सेवा यानी इंडेक्सिंग सर्विस। इनमें से कौन सी है आप बताइए। देखिए यहां जो आंसर हम टिक करेंगे वो होगा SDI, यानी सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, SDI का जो पूरा नाम हम पढ़ते हैं वो सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, यानी चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा, इसका हिंदी नाम होता है। ठीक है, ये एक विशिष्ट विषय या फिर कोई विषय शीर्षक पर पाठक को प्रासंगिक प्रलेख उपलब्ध करवाने का काम करती है ये SDI सेवा। ठीक है, समझ गए ना। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले वर्ष 1961 में HP लुहान द्वारा सामयिक जागरूकता सेवा के लिए कंप्यूटर के उपयोग का प्रस्ताव रखा। किसके लिए? करंट अवेयरनेस सर्विस के लिए, यानी सामयिक जागरूकता सेवा के लिए कंप्यूटर के उपयोग का प्रस्ताव रखा था HP लुहान ने। ठीक है, इसी को चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा के नाम से जाना गया था, यानी जब कंप्यूटर का उपयोग होने लगे, ठीक है, कंप्यूटर का उपयोग करने का जब प्रस्ताव रखा गया CAS में, तो उसे ही SDI के रूप में जाना जाने लगा, यानी सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के नाम से जाना जाने लगा, चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा। ठीक है, इस सेवा के दो तत्वों को मुख्य रूप से जाना जाता है, यानी इस सेवा के दो तत्व बताए गए, एक प्रलेख डेटाबेस होता है, एक उपयोगिता डेटाबेस होता है। ये सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप लोग याद कर लें कि SDI के दो तत्व मुख्य रूप से उपयोग किए गए, एक प्रलेख डेटाबेस और एक उपयोगिता डेटाबेस। ठीक है, यानी डॉक्यूमेंट डेटाबेस और यूजर प्रोफाइल को मुख्य रूप से जाना गया। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 35। नवागंतुक पाठकों के लिए दीक्षा कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित है, यानी इनिशिएशन ऑफ फ्रेशमैन इज कंसर्न्ड विद।
यानी नवागंतुक पाठकों के लिए जो दीक्षा कार्यक्रम है वो किस विभाग से संबंधित है, इन चारों में से आपको आंसर देना है। आप सबको पता है कि पुस्तकालय में भी अलग अलग विभाग होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। यहाँ बोला है कि नवागंतुक पाठकों के लिए दीक्षा कार्यक्रम किस विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब बताइए मुझे कौन सा होगा इनमें से। अर्जन विभाग यानी जिसे अधिग्रहण विभाग नाम से जानते हैं, एक्विजिशन सेक्शन के नाम से जानते हैं। दूसरा है परिसंचरण विभाग यानी सर्कुलेशन सेक्शन। तीसरा है संदर्भ विभाग यानी रेफरेंस सेक्शन। और चौथा है रखरखाव विभाग यानी मेंटेनेंस सेक्शन। ठीक है, यहाँ जो आंसर हम देंगे वो है संदर्भ विभाग यानी रेफरेंस सेक्शन। ठीक है, पुस्तकालय में पाठक और पुस्तक में संपर्क स्थापित करने के लिए या फिर पाठक की रुचियों या नवीन पत्रिकाओं की जानकारी के उद्देश्य में अगर हम बात करें तो वो संदर्भ विभाग में जानी जाती है। ठीक है, यहाँ संदर्भ विभाग को पुस्तकालय के हृदय स्थल के रूप में भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पहले पेपर में पूछा गया है कि पुस्तकालय के हृदय स्थल के रूप में किस विभाग को जाना जाता है। पुस्तकालय के हृदय स्थल के रूप में किस विभाग को जाना जाता है, तो संदर्भ विभाग को जाना जाता है। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो संदर्भ विभाग ही होगा। ठीक है, यानी जब भी पुस्तकालय में पाठक आता है तो उसमें उस पाठक को पुस्तकों से संपर्क करवाने का काम जो होता है वो संदर्भ विभाग का होता है। यानी पाठक में हम रुचि दिखाएं, पाठक के लिए बताएं कि इस पुस्तक में ये चीजें दी हुई हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं या फिर जिनसे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, या फिर नवीन पत्रिकाओं से उन्हें परिचित कराएं। तो उन सभी के बारे में जानकारी जब उपलब्ध कराई जाती है तो उसमें संदर्भ विभाग का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, समझ पाए हैं यहाँ तक। इसीलिए पुस्तकालय के हृदय स्थल के रूप में संदर्भ विभाग को जाना जाता है, यानी संदर्भ विभाग का पुस्तकालय में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 36, INV की प्रत्येक प्रविष्टि में पूर्ण ग्रंथ परक विवरण किस अनुभाग में दी जाती है। यहाँ भी कुछ अनुभाग दिए हैं। जब भी हम एंट्री बनाते हैं उसमें कुछ अनुभाग वहां आते हैं, वर्गीकृत है या अनुवर्ण है या आख्या है या लेखक है, यानी इस प्रकार के अनुभाग वहां दिए हुए होते हैं। तो कौन से अनुभाग में INV की प्रत्येक प्रविष्टि में पूर्ण ग्रंथ परक विवरण दिया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे पूछा है, तो थोड़ा सा आप मुझे इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं तो आप बताएंगे क्या होगा। जब भी INV की प्रविष्टि मतलब DDC में और CCC में प्रविष्टियां बनाई जाती हैं, DDC, CCC में और AACR2 में, है ना। तो जब भी इनमें प्रविष्टियां बनाई जाती हैं तो इनमें मुख्य रूप से कुछ इस तरीके के भाग होते हैं, यानी क्लासिफाइड होता है, अल्फाबेटिकल होता है, टाइटल या ऑथर, जिनमें इनके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है ना। तो यहाँ बोला है कि INV में पूर्ण ग्रंथ परक विवरण को किस अनुभाग में दिया जाएगा, तो यहाँ वर्गीकृत अनुभाग में दिया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर A जो है वो यहाँ राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए सारे स्टूडेंट्स। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 37। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में आप क्या समझते हैं। पढ़िए क्वेश्चन को। निम्न में से किसके द्वारा संदर्भ सेवा के न्यूनतम, मध्यम और अधिकतम यानी 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। इस क्वेश्चन को आप अगर गहराई से पढ़ेंगे और थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज लेंगे तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने बन के आ सकते हैं जिनमें आप कंफ्यूज रहेंगे।
ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और क्लास को शेयर करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके सामने बहुत अच्छे फैक्ट्स लेके आऊं और आपके सामने साझा करूं। ठीक है, यहाँ जो देखिए मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगी, आप मेरे साथ मेरे शब्दों पर ध्यान देना। संदर्भ सेवा जो है उसमें कुछ वैज्ञानिक थे जिनका संदर्भ सेवा की अलग अलग परिभाषा दी गई थी, यानी उनके अलग अलग मत थे कि संदर्भ सेवा इस प्रकार की सेवा है या फिर संदर्भ सेवा इस प्रकार की सेवा है। ठीक है, मैं देखिए स्टार्टिंग अगर करूं तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जो थे उन्होंने संदर्भ सेवा का प्रयोग दो वस्तुओं या फिर व्यक्तियों के बीच में संपर्क स्थापित करने के लिए किया था, कि संदर्भ सेवा जो है वो दो वस्तु या फिर दो व्यक्ति उनमें जब संपर्क करवाया जाता है तो उसे हम संदर्भ सेवा के रूप में जानते हैं। ये बोला था डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। ठीक है, लेकिन एक स्वीट ग्रीन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने संदर्भ सेवा को व्यक्तिगत सेवा के रूप में परिभाषित किया था। ठीक है, और एक आए थे जिनमें इसमें भी नाम है एस. रोथस्टेन। एस. रोथस्टेन नाम के एक व्यक्ति थे, यानी सैमुअल रोथस्टेन इनका पूरा नाम है। ये एक व्यक्ति थे जिन्होंने संदर्भ सेवा के मिनिमम, मिडलिंग और मैक्सिमम का सिद्धांत दिया था, यानी न्यूनतम, मध्यम और अधिकतम तीन सिद्धांतों का प्रतिपादन जो किया था वो सैमुअल रोथस्टेन के द्वारा किया गया था। यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो राइट आंसर होगा वो सैमुअल रोथस्टेन होगा। ठीक है, लेकिन हम आगे भी इसमें पढ़ेंगे, आगे भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि और भी कोई सिद्धांत दिए थे क्या किसी और व्यक्ति ने। एस.आर. रंगनाथन की हमने बात कर ली, स्वीट ग्रीन की हमने बात कर ली कि स्वीट ग्रीन ने संदर्भ सेवा को एक व्यक्तिगत सेवा के रूप में पहचाना था, और सैमुअल रोथस्टेन ने संदर्भ सेवा के मिनिमम, मिडलिंग, मैक्सिमम का सिद्धांत दिया। एक नाम आता है जेम्स आई वायर का, है ना। जेम्स आई वायर का एक नाम आता है, उन्होंने संदर्भ सेवा का कंजर्वेशन, मॉडरेट एंड लिबरल सिद्धांत दिया था। समझ रहे, कंजर्वेशन, मॉडरेट, ठीक है, कंजर्वेशन, मॉडरेट और लिबरल सिद्धांत, ये तीन शब्द उन्होंने दिए थे। लिबरल सिद्धांत किसने दिया? जेम्स आई वायर ने। अब देखिए मेरे साथ मेरे शब्दों पर ध्यान देना। यहाँ जो इस क्वेश्चन में पूछा था वो था कि न्यूनतम, मध्यम या अधिकतम, मिनिमम, मॉडरेट और मैक्सिमम का सिद्धांत किसने दिया? ये आपने बता दिया कि सैमुअल रोथस्टेन ने दिया था, यानी एस. रोथस्टेन ने दिया था। ठीक है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि संदर्भ सेवा से रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछा जाए आगे। हो सकता है आज एस. रोथस्टेन की पूछ ली कि इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, और अगले पेपर में ये पूछ लिया जाए कि जेम्स आई वायर ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि कंजर्वेशन, मॉडरेट एंड लिबरल का जो सिद्धांत था वो जेम्स आई वायर ने दिया था। ठीक है, जेम्स आई वायर नाम एक महत्वपूर्ण नाम आता है। मैं इनको इस प्रकार आपको बताऊंगी कि जेम्स आई वायर जो थे उन्होंने ये नाम दिए थे। यहाँ देखो दिया है कि संदर्भ सेवा का कौन सा सिद्धांत जेम्स आई वायर ने दिया था, तो कंजर्वेशन, मॉडरेट एंड लिबरल का सिद्धांत। ठीक है, अच्छा, हमारे पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। उन्होंने भी संदर्भ सेवा को एक परिभाषा के रूप में परिभाषित किया था। उन्होंने क्या कहा था कि व्यक्तिगत सेवा के माध्यम से उपयुक्त पाठक तथा पुस्तक के बीच उपयुक्त समय पर उपयुक्त माध्यम द्वारा संपर्क स्थापित करना ही संदर्भ सेवा कहलाती है। समझ रहे? यानी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने जो परिभाषा दी थी वो भी कुछ इस प्रकार थी, और पूछी भी गई है एग्जाम में कि वो पूरी परिभाषा लिख दी कि संदर्भ सेवा को इस परिभाषा के रूप में किसने परिभाषित किया था। तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने परिभाषित किया था कि कॉन्टैक्ट बिटवीन द राइट रीडर एंड द राइट बुक एट द राइट टाइम
and in the right personal way. ठीक है, यानी व्यक्तिगत सेवा के माध्यम से उपयुक्त पाठक तथा पुस्तक के बीच उपयुक्त समय पर उपयुक्त माध्यम के द्वारा संपर्क स्थापित करना ही संदर्भ सेवा कहलाती है। ठीक है, तो रंगनाथन ने जब ये परिभाषा दी थी तो उन्होंने इसको संदर्भ सेवा को दो प्रकार में बताया था कि एक त्वरित संदर्भ सेवा और एक विस्तृत संदर्भ सेवा। यानी एक तो है रेडी रेफरेंस सर्विस, त्वरित संदर्भ यानी बहुत जल्दी से जो संदर्भ सेवा दी जा सके उसे हम त्वरित संदर्भ सेवा के रूप में जानते हैं, यानी रेडी रेफरेंस सर्विस के रूप में जानते हैं। एक होती है विस्तृत या फिर गहन संदर्भ सेवा हम बोल सकते हैं, वो होती है लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, यानी जिस संदर्भ सेवा के द्वारा हमें किसी बारे में जानकारी बहुत लंबे टाइम के बाद मिल रही है तो उसे हम कहते हैं विस्तृत संदर्भ सेवा, यानी लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। समझ गए मेरी बात को? तो उम्मीद करती हूं यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। बेसिक रेफरेंस सोर्स का लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 38, बेसिक रेफरेंस सोर्स का लेखक कौन है जिसका प्रकाशन 1954 में ALA शिकागो के द्वारा किया गया था? हमें तो ये बता दीजिए आप कि इन चारों ऑप्शन में से बेसिक रेफरेंस सोर्स के लेखक का नाम क्या है। आपको यहाँ पूछा है कि बेसिक रेफरेंस सोर्स का लेखक कौन है। इस बेसिक रेफरेंस, इस क्वेश्चन में दिया भी है कि इस बेसिक रेफरेंस सोर्स का प्रकाशन 1954 में ALA शिकागो के द्वारा किया गया था, तो इसके लेखक का नाम हमें बताना है इन चारों में से। ठीक है, तो आप लोग आंसर दे पाएंगे? लुईस सोर्स, लुईस सोर्स जो है इसका राइट आंसर होगा। बेसिक रेफरेंस सोर्स के लेखक के रूप में लुईस सोर्स को जाना जाता है। ठीक है, इसका प्रकाशन भी यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि 1954 में ALA शिकागो के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। बेसिक रेफरेंस सोर्स का अर्थ क्या है आप समझते हैं क्या? वे स्रोत जिनसे सामान्य जानकारी प्राप्त होती हो। यहाँ बेसिक सोर्स, बेसिक रेफरेंस सोर्स यहाँ लिखा है, बेसिक यानी सामान्य रूप पर अपन कह सकते हैं कि बेसिक रेफरेंस सोर्स जो है वो, उसका अर्थ जो है वो ऐसा है जिनसे हमें सामान्य जानकारी प्राप्त होती है, यानी कुछ ऐसे स्रोत जिनसे हमें सामान्य प्रकार की जानकारी मिले, यानी बेसिक नॉलेज हमें मिले, उन सोर्सेज को, उन स्रोत को हम बेसिक सोर्स की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, जैसे हम चर्चा करें तो शब्दकोश है, या पराय कोश है, या विश्वकोश है, या ग्रंथ सूची है, यानी कुछ इस तरीके के जो स्रोत हैं उनको हम सामान्य स्रोत की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, एक ये भी बात है कि जो सामान्य स्रोत होते हैं, यानी ऐसे संदर्भ स्रोत एक गैर परिसंचारी या फिर अत्यधिक उपयोग किए जाने वाली सामग्रियों के एक समूह के रूप में होते हैं। ठीक है ना, यही लुईस सोर्स ने अपनी एक पुस्तक थी उनकी बेसिक रेफरेंस सोर्स नाम से, लुईस सोर्स की, इसीलिए हम कह रहे हैं बेसिक रेफरेंस सोर्स, यहां नाम दिया है बेसिक रेफरेंस सोर्स। इस नाम से एक पुस्तक थी किनकी? लुईस सोर्स की, जिसका प्रकाशन 1954 में हुआ था, यानी बेसिक रेफरेंस सोर्स एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई थी 1954 में, ALA शिकागो के द्वारा की गई थी, जिसके लेखक थे लुईस सोर्स। ठीक है ना, अब मेरे ख्याल से सारे विद्यार्थी यहाँ समझ पाए होंगे यहाँ तक कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। करें आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से लेक्सिकॉन का पर्याय शब्द को कौन सा है? यानी लेक्सिकॉन को हम, इसका पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा मान सकते हैं? आप आंसर दें, करिए आंसर दें इनमें से कि निम्न में से लेक्सिकॉन का पर्याय शब्द कौन सा है, पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा मान सकते हैं? Which of the following is a synonym for lexicon? ऑप्शन नंबर 1 विश्वकोश, जिसे एनसाइक्लोपीडिया बोल रहे हैं,
एक निर्देशिका जिसे डायरेक्टरी बोल रहे हैं, ये एक शब्दकोश जिसे डिक्शनरी बोल रहे हैं, और एक वार्षिकी ग्रंथ जिसे ईयर बुक बोल रहे हैं। यहाँ जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन राइट होगा, यानी शब्दकोश यहाँ राइट होगा। आपको पता है कि डिक्शनरी के निर्माण करने वाले आदमी को लेक्सिकोग्राफर बोला जाता है, यानी जो व्यक्ति डिक्शनरी का निर्माण करता है उसे हम लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। समझ रहे हैं? तो वही लेक्सिकोग्राफर से ही आप लोग लेक्सिकॉन को, तो लेक्सिकॉन जो है वो डिक्शनरी से संबंधित शब्द है, यानी डिक्शनरी को लेक्सिकॉन का पर्याय शब्द हम शब्दकोश यानी डिक्शनरी को मान सकते हैं। दोनों का ही जो अर्थ होता है वो एक इस तरीके से हम ले सकते हैं, किसी भाषा में विशिष्ट विषय या क्षेत्र से संबंधित जो शुरुआत से अंत तक समस्त शब्दों का संग्रह जो होता है वो डिक्शनरी या फिर लेक्सिकॉन में मिलता है। ठीक है, तो शब्दकोश की यानी डिक्शनरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई, ये भी पूछा गया है। कई बार क्वेश्चन पेपर में आया है कि डिक्शनरी शब्द की शुरुआत किस भाषा के किस शब्द से हुई, तो लैटिन भाषा के डिक्शनरियम शब्द से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, लैटिन भाषा के, मैं यहीं पे लिख देती हूँ कौन से शब्द से शुरुआत हुई थी, तो डिक्शनरियम शब्द से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, लैटिन भाषा की। तो आप लोग ध्यान रखना कि लैटिन भाषा के डिक्शनरियम शब्द से इस डिक्शनरी शब्द की शुरुआत हुई। इसका जो अर्थ होता है वो होता है कि ए कलेक्शन ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेस। ठीक है, समझ गए ना यहाँ तक? डिक्शनरी के निर्माण करने वाले व्यक्ति को हम लेक्सिकोग्राफर के रूप में जानते हैं, और बोला जाता है कि डिक्शनरी का निर्माण जिस व्यक्ति ने किया उसे हम लेक्सिकोग्राफर का नाम देते हैं। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 40। यूनिवर्सिटी न्यूज पत्रिका के प्रकाशक हैं। द पब्लिशर ऑफ द यूनिवर्सिटी न्यूज मैगजीन इज, यानी यूनिवर्सिटी न्यूज नाम की एक पत्रिका आती है जिसके प्रकाशक कौन है। आप इनमें से मुझे बताएं कि इन चारों में से इसके प्रकाशक के रूप में किसे जाना गया। ठीक है, बताइए आप लोग, यूनिवर्सिटी न्यूज नाम की पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ चार ऑप्शन है, यूजीसी, निस्केयर, एआईयू और इन्फ्लुनेट। आप यूजीसी, निस्केयर और इन्फ्लुनेट से परिचित होंगे मेरे ख्याल से। एआईयू इसको मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। एआईयू की फुल फॉर्म जो है वो है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी इसकी फुल फॉर्म है। इसके द्वारा ही यानी एआईयू के द्वारा ही यूनिवर्सिटी न्यूज नाम की पत्रिका को प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, एआईयू जो है वो भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों का एक संघ माना जाता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थापित किया गया था एआईयू का। ठीक है, जो कि भारत के जितने विश्वविद्यालय हैं उनका एक संघ के रूप में इसे स्थापित किया, और इसकी स्थापना जो थी वो दिल्ली में की गई। ठीक है, किसने की थी? एआईयू की स्थापना किसने की थी? इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ने, आईयूबी ने। एआईयू की जो स्थापना की थी वो आईयूबी ने, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ये मुख्य रूप से भारत में विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्री या फिर डिप्लोमा की मान्यता से संबंधित माना जाता है एआईयू को। यानी भारत में जितने भी विश्वविद्यालयों द्वारा डिग्री या डिप्लोमा दिया जा रहा है उनसे संबंधित हम एआईयू की चर्चा करते हैं, यानी जो मान्यता हमें मिलती है वो एआईयू के थ्रू मिलती है। ठीक है, इसीलिए इसकी स्थापना दिल्ली में
IUB द्वारा, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड द्वारा की गई थी। ठीक है ना, समझ पाए हैं यहाँ तक? इसी के द्वारा यूनिवर्सिटी न्यूज नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। ध्यान रखिएगा आप यहाँ, ठीक है। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 41, आइटलिस्ट का पूर्ण रूप क्या है? यानी IATLIS का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आइटलिस्ट? आप इनमें मेरे ख्याल से चारों ऑप्शन में कंफ्यूज रहेंगे। आप एक बार आंसर टिक करिए, तब मैं आपको बताऊंगी कि मैं यहाँ इसके बारे में क्या क्या चीजें आपको बता सकती हूँ। ठीक है, देखिए मेरे साथ पढ़ते रहिए, आप बताना। आइटलिस्ट इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, क्या होगा? इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। दूसरा है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी इन दोनों में जो डिफरेंस है वो इंटरनेशनल और इंडियन का ही है। ठीक है, यहां देखिए इंडियन एकेडमी ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी यहां एसोसिएशन की जगह एकेडमी कर दिया, और दूसरे में इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टीचर्स। ठीक है ना, यानी यहाँ दोनों में एकेडमी है। अब मुझे तो ये बता दीजिए कि A4 एसोसिएशन है या एकेडमी है? ठीक है, और I4 इंडियन है या इंटरनेशनल है? सिर्फ दो शब्द याद रखने हैं, बाकी का तो आप कर देंगे। तो आइटलिस्ट में I4 इंडियन है, तो इंडियन A4 एसोसिएशन है, तो एसोसिएशन यानी इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यहाँ राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत में पुस्तकालय शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय पेशेवर संगठन के रूप में आइटलिस्ट की स्थापना की गई थी। कब? 19 दिसंबर 1969 को, 1969 को इसकी स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय DLIS पंजाब यूनिवर्सिटी में स्थापित किया गया था। ठीक है, समझ पा रहे हैं? DLIS पंजाब यूनिवर्सिटी में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया था। समझ गए यहां तक?